आपसे है, आप उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं, तो नोएडा बोर्ड का या ग्रेट नोएडा बोर्ड जो बोर्ड बने हैं, इन बोर्ड में सदस्य सरकारी ही होंगे सारे सदस्य या गैर सरकारी भी हो सकते हैं? क्या इसका प्रावधान है, उल्लेख उसमें किया गया है? क्योंकि 2 बार ऐसा मौका आया है नोएडा प्राधिकरण में जब 2 गैर सरकारी सदस्य बोर्ड बैठक में शामिल हुए और बाकायदा उनको सरकार ने अधिकृत किया। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज एक्ट है उसमें ये प्रावधान है जी कि बोर्ड में 2 गैर सरकारी सदस्य होंगे। अच्छा, ये दूसरी बात है कि सालों से नहीं हुए हैं, पर अब नोएडा बढ़ता जा रहा है, एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जहाँ की अंतर्राष्ट्रीय लोग भी आएंगे, अपने उद्योग सेटअप करेंगे। तो अब ये समय आ गया है कि इस प्रावधान को मूल रूप में कार्यान्वित करके 2 गैर सरकारी अधिकारी प्रतिनिधि हर एक बोर्ड में बैठे हैं, नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के और यमुना अथॉरिटी के, क्योंकि एक्ट एक ही एक्ट है, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, जी जी, उसमें प्रावधान है। एक दूसरा सवाल ये है सर कि नोएडा जब बना था या ग्रेट नोएडा बने थे, क्योंकि आप तो ग्रेट नोएडा के फाउंडर चेयरमैन रहे हैं, तो पब्लिक की हर वर्ग की सुविधा का ध्यान रखा गया। जैसे नोएडा में मजदूर वर्ग भी है क्योंकि औद्योगिक नगर है, तो जो श्रमिक वर्ग है उनकी आवास की व्यवस्था को अब इस समय अथॉरिटी भूल चुकी है। 100% जो अलॉटमेंट आवासीय व्यवस्था के हो रहे हैं वो सिर्फ बिल्डर को होते हैं, और किसी सेक्टर में किसी गरीब के लिए EWS LIG का कोई प्रावधान ना बिल्डर की स्कीम में है ना प्राधिकरण के यहाँ है। तो ये क्यों हुआ ऐसा कि उस वर्ग को वंचित कर दिया गया जो जिस वर्ग के लिए ये शहर बसाए गए थे? और ख़ास तौर पर अगर आप देखें कि बहुत सारे जब किसानों की ज़मीन गई थी तो जो किसान थे वो तो ठीक था, लेकिन जो किसानों पर आश्रित लोग भूमिहीन लोग थे उनके लिए भी कोई आवास व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया और आज तक नहीं किया गया। क्या ये बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है? जहाँ तक आपने श्रमिकों के लिए कहा, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब ये औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है जी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट जी, तो उद्योग लगाने के साथ साथ श्रमिकों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए जी, और जो एक आपको मालूम होगा कि कंस्ट्रक्शन सेस लगना है। जी, जी, जितनी बिल्डिंग्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होती हैं, निर्मित होती हैं, उनके बिल्डर्स के ऊपर सेस लगता है, जो कि इन मजदूरों के विकास के लिए और उनके जो एक वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए रखा जाता है। जी, जी, सेस काफ़ी करेक्ट हो चुका है, पर इसका खर्च नहीं हुआ। और अगर इसको अच्छी तरह खर्च किया जाए, व्यय किया जाए, तो इसमें श्रमिकों के लिए लेबर कॉलोनीज भी बन सकती हैं। इधर हम लोग का ये कहना चाहिए कि ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने उद्योगपतियों को तो आकर्षित किया जी, हम लोग हर साल एक इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट करते हैं कि लोग आए, इन्वेस्टमेंट करें और नए नए उद्योग लगें, पर ये अनिवार्य हो जाना चाहिए 2 तरह का कि एक तो जो उद्योग लगाए वो अपने श्रमिकों के लिए व्यवस्था करें, निर्मित करें, और जो हमारे पार्ट टाइम वर्कर्स हैं या गांव से आके बिल्डर्स के बिल्डिंग बनाते हैं उनके लिए जो कंस्ट्रक्शन सेस है जी, और इसका बहुत अब पैसा बहुत इकट्ठा हो गया है, उसका खर्च उनके लिए करें। बिल्कुल आपका सुझाव ठीक है, और अब किसी तरह अगर प्रेस में भी इसकी उल्लेख किया जाए और हमें सरकार की ओर सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया जाए तो ज़रूर हो सकता है, पैसे की कोई कमताई नहीं है इसकी। जी, जी सर। और मेरा बस पुनः ये कहना चाहूँगा कि जो भी उद्योग के लिए ज़मीन लें, चाहे वो डेटा सेंटर हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, उसमें एक प्रावधान होना चाहिए कि श्रमिकों के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे, कितने श्रमिक लगाएंगे, और इसकी व्यवस्था पार्ट ऑफ द सैंक्शन प्लान होना चाहिए।
बिल्कुल हरियाणा में सर ये व्यवस्था है कि जो बिल्डर है वो EWS LIG MIG फ्लैट बनाता है, उसके लिए कंपलसरी है योजना में। लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि वहाँ EWS LIG वगैरह बनाए जाएं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात, एक और सवाल है सर जो आपसे जुड़ा हुआ है। नोएडा जब बना था तो नोएडा प्राधिकरण और DTC के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। 1 रुपये में उनको डिपो की ज़मीन दी गई थी सेक्टर 16 में, और इस एग्रीमेंट में लिखा था कि नोएडा के रेट और दिल्ली के रेट और दिल्ली के रूट पर बस चलेंगी। पूरे दिल्ली NCR में नोएडा अकेला ऐसा शहर है जिसमें DTC की बस रूट नंबर की चलती है, ना गाजियाबाद में चलती, ना फरीदाबाद में, ना गुड़गांव में। इस एग्रीमेंट को भुला दिया गया और DTC की सेवा को सीमित कर दिया गया। आज समय की ज़रूरत है, जब पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, तो DTC से बातचीत करके DTC की बस सेवा को विस्तार क्यों नहीं किया जा सकता? ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं इंटर स्टेट एग्रीमेंट्स होते हैं जी। तो जब दिल्ली को से समझौता हुआ, उनकी बसें आनी शुरू हुई, जी तो फिर यूपी ने भी प्रस्ताव रखा दिल्ली प्रशासन के साथ जी जी कि हमारी यूपी रोडवेज भी बसेस वहाँ संचालित की दी जाए। वो समझौता नहीं हो पाया, तो ये पब्लिक फुटिंग पर नहीं हो पाया। जी जी केवल जो DTC के साथ हुआ कि वो यहाँ तो आ सकते हैं पर यूपी रोडवेज वहाँ नहीं जा सकता, इसका अनुमति अभी तक नहीं हुआ है। और इस समय आ गया है क्योंकि NCR, जब आप कहते हैं कि नेशनल कैपिटल रीजन, जी NCR एक ही रीजन, जी तो बसों का चाहे यूपी की हो चाहे दिल्ली की हो आदान प्रदान होना चाहिए। जी बिल्कुल सही। जो